नमस्कार प्यारे बच्चों। 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें जो गणित के सवाल आए थे उन सभी को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हॉल के फर्श की विमाएं लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर और 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो ये जो सवाल है इसमें देखिए टाइलों की जो लंबाई चौड़ाई है, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यानी कि यह सेंटीमीटर में दी हुई है, और यहाँ पर जो फर्श है, फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमें मीटर में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनको फर्श की जो लंबाई चौड़ाई है इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे फर्श की लंबाई आई 1200 सेंटीमीटर और चौड़ाई आई 1000 सेंटीमीटर। फर्श का जो क्षेत्रफल आया वो आएगा 1200 गुना में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं। अब जो टाइलें हैं, एक जो टाइल है उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। टाइल का जो क्षेत्रफल है वह होगा 10 गुना में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। टाइलों की जो संख्या है वह होगी फर्श का क्षेत्रफल, इसको हम भाग दे देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल इससे। तो फर्श का क्षेत्रफल है हमारा 1200 गुना में 1000। एक टाइल का क्षेत्रफल आया है 10 गुना में 8। तो जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर इसको काटेंगे आएगा 25। अब 2 से इसको भाग दे देते हैं, ये आएगा 600। तो 600 गुना में 25, 0 0 25 छिक्के 150 150। तो टाइलों की संख्या आ गई हमारी 15,000। अगला सवाल है, पानी की एक टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। यहाँ पर आप समझिए कि उसकी कुल ऊंचाई 9 मीटर है जबकि वह 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। इसका मतलब 3 मीटर ऊंचाई उसकी खाली है, उसमें पानी नहीं है। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन यह होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 11 गुना 10 गुना 9। तो इसको कर लेते हैं गुना, यह आएगा 990 घन मीटर। अब आप यहां देखिए कितना भाग खाली है। उसकी जो कुल ऊंचाई है वो 9 मीटर है, 6 मीटर तक वो भरी हुई है। इसका मतलब है 3 मीटर ऊंचाई उसकी खाली है। तो हम जो खाली टंकी है, खाली टंकी का आयतन निकालेंगे। उसमें हमें 3 चीज चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है, लंबाई तो उतनी ही है 11 मीटर,
और चौड़ाई 10 मीटर। जो ऊंचाई है खाली टंकी की वो 3 मीटर है। तो खाली टंकी का आयतन आया हमारा 330 घन मीटर। अब उन्होंने पूछा है कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो खाली टंकी का आयतन 330 घन मीटर और पूरी टंकी का आयतन 990। 0 से 0 काट देंगे और 33 एकम 33 33 दिया 99। 1/3 भाग टंकी का खाली है। अगला सवाल देखते हैं। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 1250 मीटर लंबी है। तो यह जो रेलगाड़ी है 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। तो 4 मिनट में पार कर लेती है। 4 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की यह लिख लेते हैं। 2 मिनट में यह दूरी तय करती है 1 किलोमीटर। और 4 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की? 4 मिनट में इसने दूरी तय की 2 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट में इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। 2000 मीटर की दूरी उसने 4 मिनट में तय की। तो हमें खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। अब आप इसे यहां समझिए, ये है हमारा 2000 मीटर। इतनी दूरी उसने 4 मिनट में तय की है। तो यहां पर हमारी रेलगाड़ी खड़ी हुई है जिसे चलना है, जो 4 मिनट में 2000 मीटर की दूरी तय करेगी और यहां से चलकर वो यहां तक पहुंचेगी। यहां पर यह रेलगाड़ी खड़ी हुई है और इस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 1250 मीटर है। 1250 मीटर है। अब यहां ध्यान से समझिए क्या होता है। ये रेलगाड़ी, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से चलती है और 4 मिनट में वह यहां पर पहुंच जाती है। 2000 मीटर की दूरी उसने तय कर ली, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर वो पहुंच गई। अब यहां पर एक और रेलगाड़ी खड़ी थी जिससे उसने पार किया। ये जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई पूछी गई है। कितनी लंबाई है? तो आप यहां देख सकते हैं, यहां से यहां तक 2000 मीटर है। इसमें से आप 1250 घटा दीजिए। इसको घटा देंगे तो इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो यहां पर हमें उसकी लंबाई प्राप्त हुई 750 मीटर। अगला सवाल देखिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। ठीक है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो यहां पर आप इसे समझिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यहां पर लाभ है कितना? 20% का। और तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हुआ हमारा 120%। तो यह तो प्रतिशत में हमने निकाल लिया, पर रुपए में अगर देखें, क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। लाभ रुपए में दिया हुआ है, लाभ है 240 रुपए। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? 120%। तो हम सीधा सा इकाई लगाकर इसको सवाल को निकाल लेंगे। 20% कितना होता है? 240 रुपए। 1% कितना होगा? 240 भाग में 20।
विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 120% है यहाँ पर, तो 120% कितना होगा? 240 भाग में 20 गुना में 120। इसको इससे काट दीजिए 6 से, और आंसर हमें प्राप्त होगा 1440 रुपए। अगला सवाल है 260 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर ये ग्राम है, ये किलोग्राम में है, तो 3 किलोग्राम को हम ग्राम में अगर बदलेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 3000 ग्राम। तो हमसे पूछा गया है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो 360 ग्राम भाग में 3 किलोग्राम यानी कि 3000 ग्राम गुना में 100, काट दीजिए, ये आया हमारा 12%। अगला सवाल है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। तो सुरंग है 2 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर उसकी खुद की लंबाई है, तो कुल दूरी उसे तय करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर। इसकी जो चाल हमें दी हुई है, चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिख देते हैं चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? ये जो 45 है इसको हम गुना करेंगे 5 से और भाग देंगे 18 से। 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 यानी कि 25/2 मीटर प्रति सेकंड। हमें समय निकालना है कि उसे समय कितना लगेगा, कितना चलने में? 3 किलोमीटर चलने में। तो दूरी 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर, और जो चाल है वो है हमारी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसका समय निकालेंगे, कितना समय लगेगा चलने में? तो दूरी बटे में चाल, यानी कि यहाँ नीचे 25 और 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 1 0, ये आया 240 सेकंड, यानी कि 4 मिनट उसे लगेंगे। 240 को आप 60 से भाग दे दें, ये आ जाएगा 4 मिनट। अगला सवाल देखिए, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा होता है 100%। तो यहां आप देखिए कि 15% लाभ है, इसमें से आप 8% घटा दें। 15% की जगह अगर वो 8% पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब है 7% 56 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? हमें 100% निकालना है। यहाँ पे इकाई लगा देंगे। 7% 56 रुपये के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हुआ?
56/7 के। और 100% किसके बराबर हुआ? 56/7 गुना में 100। 7 × 2 = 56, ये आया 800 रुपये। तो कुर्सी का क्रय मूल्य है 800 रुपये। अगला प्रश्न है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए हमारे? लड़के हुए 80%। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? तो यह सवाल कुछ मुझे अधूरा सा लगा। इनको यहाँ पे क्लियर कर देना था कि कुल विद्यार्थी 80 ही रहेंगे, विद्यार्थी बढ़ाने नहीं है। हम जो लड़कियां शामिल करेंगे उतने ही लड़के कम कर देंगे। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए लड़के कितने हैं? 80%। जो पूरी संख्या होती है वो हमेशा होती है 100%। तो जो पूरा समूह है 80 स्टूडेंट्स का, वो तो हुआ हमारा 100%। यहां हमसे इन्होंने कहा है कि लड़के जो अब 80% हैं वो कितने हो जाएं? वो हो जाएं 70%। यानी कि जो लड़कियां हैं वो अब कितनी हैं? 20%। इससे बढ़कर वो कितनी हो जाएं? क्योंकि लड़के अगर 70 होंगे तो लड़कियां कितनी रह जाएंगी? गर्ल्स रह जाएंगी हमारी 30%। तो ये हमसे कह रहे हैं कि लड़कियां 20% से आप 30% कर दीजिए, लड़के अपने आप 70 हो जाएंगे। तो हमें ऐसा करने के लिए कितनी और लड़कियां लेनी होंगी? तो यहाँ देखिए 20 और 30 का अंतर कितना है? 20 और 30 का अंतर है 10%। हमें 10% लड़कियां और लेनी है। 10% किसका? कुल विद्यार्थियों का। कुल विद्यार्थी हैं हमारे 80। 80 का 10% निकालिए, कितना आया? 8। तो यहां पर हम 8 लड़कियां और जोड़ लेंगे तो उनकी संख्या 30% हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये यहां लिख देते कि कुल विद्यार्थी 80 ही रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहता, समझने में और ज्यादा आसानी होती। ये देखिए यहाँ पर 8 हमारा आंसर आया है। तो पहले लड़कियां कितनी थी? पहले थी लड़कियां 80 का 20%, 16 थी। हम कह रहे हैं कि 8 और जोड़ना है, तो 8 जोड़ दिया, ये देखिए हो गई 24। अब ये जो 24 है इसकी अगर प्रतिशत निकालें 80 के साथ तो कितना आएगा? 30%। तो यह हमारे उत्तर की पड़ताल भी हो गई है। इन्होंने जो ये प्रश्न बनाया है ये अटपटा सा है, इसमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चों का समूह 80 से ज्यादा करना है या 80 ही रहना है। ऐसा उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा मानकर चलते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या 80 ही रहेगी तो हमारा आंसर 8 आता है। 8 लड़कियां और जोड़नी है, 16 और 8 24 लड़कियां हो जाएंगी। तो इस हिसाब से ये आंसर 8 सही आता है। पर अगर ये कहते हैं कि 80 से ज्यादा भी संख्या हो सकती है तो इसे किस तरह से करेंगे? तो चलिए दूसरे तरीके से इसको हल करके देखते हैं सवाल को। जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि कितनी लड़कियों को सम्मिलित किया जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। यानी कि ये कह रहे हैं कि समूह को आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो लड़के हैं 64 लड़के हैं, ये कितने हो जाएं? ये 70% के बराबर हो जाएं। तो कुल संख्या समूह की क्या होगी इसे निकाल लेते हैं। 70% किसके बराबर हो जाए? 64 के बराबर हो जाए। तो हम 100% निकालेंगे कि समूह हमारा कितना बड़ा होगा। 1% कितना होगा? 64/70। और 100% कितना होगा? 64
बटे में 70 गुना में 100। जीरो से अगर जीरो काट दें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। 7 नाम 63, 7 एकम 7.30, 7 चौक 28। तो आंसर कुछ इतना आएगा 91.4। तो इसका मतलब यह होगा कि 80 तो अभी हैं, इसका मतलब 11.4 लड़कियां हमें और जोड़नी होंगी। अब 11.4 थोड़ी होता है, इस सवाल में ही गड़बड़ है। इसका बोनस अंक सभी विद्यार्थियों को जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर ये जो ऑप्शन पर टिक हुआ पड़ा है ये गलत है। 8 इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला जो ये सवाल है इसको हमें सरल करना है, तो हम पीछे से सरल करते हैं। यहाँ से देखिए 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। अब 50 में से 30 को आप घटा दीजिए, हमें प्राप्त होगा 20। अब इस 100 में से इस 20 को घटा दीजिए, तो ये हमें प्राप्त होगा, इनका प्राप्त हुआ हमें 80। पीछे से हल करते हुए लाएंगे इसे हम। 80 मिल गया। अब ये जो 400 है, 400 भाग में 80, तो भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 5। तो आगे की संख्या जो आई 10 गुना 10 जमा 5, तो यह आंसर होगा 105। अगला सवाल देखते हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो रहीम के लिए हम लिख देते हैं R, दिनेश के लिए लिख देते हैं D, और जॉर्ज ने रहीम से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो जॉर्ज के लिए लिख देते हैं J। तो हमसे पूछा गया है कि जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए यह बताइए। सभी के तीनों के अंकों का योग 235 है। जॉर्ज के अंक निकालने हैं, तो ये जो जॉर्ज है इसको मान लेते हैं हम X। इसके बाद जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, रहीम से कम है इसके अंक, रहीम के ज्यादा हैं, तो रहीम का हुआ X प्लस 25। ठीक है, इसके बाद जो दिनेश है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो दिनेश के अंक रहीम से कम है, 10 अंक कम है, तो यह हो जाएगा x प्लस 25। इसमें से 10 घटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस में 15। तीनों के अंक हमें प्राप्त हो गए, x प्लस 25, x प्लस 15। यहाँ पर कहा गया है कि तीनों के अंकों का योग 235 है। इसका मतलब जॉर्ज के अंक हुए x और रहीम के x प्लस 25 और x प्लस 15, तीनों के अंकों का योग है 235। तो इनको जोड़ देते हैं, 3x जमा में 40 बराबर 235। 40 वहां जाके घट जाएगा, ये आया 195, x आया हमारा 65। तो जॉर्ज के अंक होंगे 65। अगला जो सवाल है इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो तीनों संख्याओं को मैंने यहां लिख दिया है। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे कम घात जो होगी उसे हम लेंगे और वह तीनों में होनी चाहिए। तो यहां देखते हैं 2 की घात 2 है, 3 है, 4 है, सबसे कम हुई 2 की घात 2 गुना में। अब 3 देखिए तीनों में है, तो 3 की घात 3, 2, 4, 3 की घात 2 यह सबसे कम है। अब 5 देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर 5 की घात 1 सबसे कम है। 5 की घात 1 5 ही होता है, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5, यह हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल 15 है। तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या हुई हमारी x
और दूसरी संख्या हुई हमारी y। अब इन्होंने दे रखा है कि उनका योगफल है x जमा y, कितना है 8, x y गुणनफल कितना है 15। अब हमें क्या निकालना है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ 1/x और इसका हुआ 1/y। इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 1/x जमा में 1/y। तो जोड़िए, लघुत्तम आएगा xy। तो ऊपर यहाँ पर इसकी गुना इससे हो जाएगी और x की इससे हो जाएगी, ये आएगा y जमा में x। तो हमें जो ये प्राप्त हुआ है y जमा में x, इसकी वैल्यू x जमा में y के बराबर ही है। 2 जमा 3 5 होता है और 3 जमा 2 भी 5 ही होता है। तो y जमा x है हमारा 8, x y जो दोनों का गुणनफल है वो है 15। तो हमारा आंसर है 8/15। अगला सवाल देखते हैं, 5 सेंटीमीटर, इसको हमें किलोमीटर में बदलना है। तो यहां देखिए डेसी सेंटीमिली डेका हेक्टो किलो, इसमें सेंटीमीटर कहाँ है, यहां पर है, और किलोमीटर कहाँ है, यहां पर है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप हम ऊपर जाएंगे। इसका मतलब है हमें 5 स्टेप, एक के बाद 5 जीरो, 1 लाख से भाग करना होगा। तो 5 सेंटीमीटर को हम 1 लाख से भाग करते हैं, 5/1 2 3 4 5। तो यह जो हमें आंसर प्राप्त होगा यह होगा 0.00005 किलोमीटर। अगला सवाल है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाग हो जाती है। तो हमें बताना है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो 8 से भाग हो जाती है। संख्या सम है, इससे हमें पता नहीं चल पाएगा। अंतिम अंक 8 से भाज्य हैं, इससे भी नहीं पता चल पाएगा। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, नहीं जी। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, हाँ बिल्कुल सही है। 8 से विभाजकता का नियम यही है कि अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से भाग हो जाए। अगला सवाल है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय क्या है? तो 7:05 में से आप 25 मिनट घटा दीजिए। अगर आपको समस्या आ रही है तो 7:05 में से पहले आप 5 मिनट घटाएं और उसके बाद फिर 20 मिनट घटा दें। तो जब आपने 5 मिनट घटाए तो ये समय आ गया 7 बजे। अभी हमें 20 मिनट और घटाने हैं, तो जब 20 मिनट और घटाएंगे तो 6:40 यह समय प्राप्त हो जाएगा हमें प्रातः का, सुबह का। अगला सवाल है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो बीच वाली संख्या को हम मान लेते हैं x। तो इससे जो पहले वाली है वो इससे कम होगी, x घटा 1, और जो बाद वाली है वो इससे 1 ज्यादा होगी, x जमा 1। तो यहां हमसे कहा गया है
कि इन तीनों का योगफल 15 है, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। x घटा 1 जमा में x, ये दूसरी संख्या हो गई, जमा में x जमा 1, ये तीसरी संख्या आ गई। तो घटा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3x। 3x किसके बराबर है? इनका योगफल है 15। x आया हमारा 5। हमें x का वर्ग निकालना है, यानी कि 5 का वर्ग। आंसर प्राप्त होगा हमें 25। अगला सवाल है 4.239 को 0.9 से भाग करें। चलिए इन्हें एक बार लिख लेते हैं। 4.239 भाग में 0.9। अब इनका दशमलव हम हटा देते हैं। 4239 बटे में आएगा 1000 और नीचे 9 और यहाँ पर ऊपर गुना में आएगा 10। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो हमें यह संख्या प्राप्त हुई है 4239। इसको भाग करना है 900 से। तो चलिए इसको यहाँ पर हम भाग कर देते हैं। 4239 900 से भाग कर देते हैं। 9 चौक 36, 3600 घटा दीजिए, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव 0। अब यह 7 पर जाएगा। 9 7 63, 6 3 0 0, शेष बचा हमारा 90। तो 4.7 किस में है? 4.7 इसमें है। यही हमारा आंसर होगा। आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक 0 और उतार लेंगे। 900 एकम 900। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है? मतलब इन सभी से। तो 3 4 5 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 3 4 5 6 का लघुत्तम समावर्तक आप निकाल लीजिए, ये आएगा 60। तो यहाँ पर 60 है जो इन सभी से भाग हो जाएगी। अगर यहाँ पे 60 नहीं होता तो 60 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 60, 120, 180, 240, इसी तरह से इसमें जो संख्याएं आती वो सभी 3 4 5 6 से भाग हो जाती। आगे दिया है सभी अंकों 9704 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इससे बड़ी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 9740 और जो छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी, 0 तो पहले आएगा नहीं क्योंकि फिर 3 अंकों की हो जाएगी। पहले आएगा 4079। तो इसको जब हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1, 13 में से 7 गए तो 6 बचा और 9 में से 4 गए तो 5, 5661 यह हमें प्राप्त होगा। अगला सवाल है 5555 को किस तरह से लिखा जाता है? तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5555 5 5 5 5। बड़ा आसान सवाल है ये। तो पेपर में आए सभी सवाल हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अन्य बच्चों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।